हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? हाँ जी गाइस, कैसे? फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, जल्दी से आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैंने बोला था आपसे कि इस फ्राइडे होगी आपकी क्लास एंड आपके लिए स्पेशल क्लास लगाई गई है ताकि जो हमारा चैप्टर बचा था हम उसको कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से शेयर कर दे अपने सारे ग्रुप्स में एंड जो भी नहीं आए होंगे ताकि उनको पता लग जाए क्लास स्टार्ट होगी और फटाफट से आ जाए, वो भी जल्दी से आ जाइए गाइज। हेलो, चलिए एक बार फटाफट से आएंगे जल्दी से तेजी के साथ, देन स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं। चैप्टर जो चल रहा था आप लोगों का वो चल रहा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन एंड वन शॉट रिवीजन चल रहा था, उसका पार्ट 2 है बिकॉज चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये, है ना। तो लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें मैंने आपको जो पढ़ाया था मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पुष्प के बारे में पढ़ना कि आखिर पुष्प जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? पुष्प जो होता है वो क्या होता है और आखिर इसके भाग क्या है। क्लियर? तो यहीं पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूं पुष्प और इसके भागों की, ठीक है, तो क्या होता है पुष्प, पूरा जाना, डेफिनेशन को जाना, इसके एक एक भाग को जाने। और हमने सबसे ज्यादा जो डिटेल में पढ़ा था वो किसको पढ़ा था? इसकी संरचना के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था किसको? पुंकेसर को, जो कि पराग कोश और पुतंतु से मिलकर बना, और पूरा जाना कि कैसे पराग कोश में पराग कण का क्या होता है, निर्माण होता है, और पराग कण की आखिर संरचना क्या होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इतना पढ़ाया था। अब यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, जिसने भी इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था जो कि ट्यूसडे को हुआ था एंड इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को जाकर देख लें। अभी मेरी तबीयत थोड़ी बेटर है, अभी थोड़ी बेटर है, आवाज से पता लग रहा होगा, है ना। चलिए एंड डोंट वरी, पहले हम सारे एक बार ना सारे चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ ले एंड देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में। चलिए ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि संरचना को पढ़ चुके हैं, जो भी आप डायग्राम पीछे देख रहे हैं। क्लियर? पूरी परागकण की संरचना जान चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे किसको? स्त्री केसर को। ठीक है, स्त्री केसर क्या है भाई, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। अगर मैं आपसे बात कर रही हूं स्त्री केसर के, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ स्त्री केसर जो है ये नर भाग है या फिर मादा वाला? हाँ जी, फटाफट से बताइए कौन सा है, नर भाग है या फिर मादा वाला है? हाँ जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, जल्दी से फटाफट से। भाई सब, मुझे लग रहा है सब ना आज दिवाली की बढ़िया तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं, शॉपिंग वॉपिंग में, घर की सफाई में, है ना। आधे ज्यादा बच्चे आज गायब हैं। चलिए, है ना, कि अभी तो दिवाली है मैम, फिर नवंबर दिसंबर में तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है, तो अच्छे से एंजॉय करना है, शॉपिंग करनी है ना। चलिए कर ली शॉपिंग? चलो, हाँ जी बिल्कुल। कौन सा भाग है? मादा। तो हमने देखा था पुष्प के जो होते हैं वो 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग एंड जायांग। ठीक है, क्लियर? और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जायांग जो है, जिस तरीके से बेटा याद रखना, जायांग क्या है? मादा जननांग है। जैसे पुमांग किससे मिलकर बना था बेटा? पुंकेसर से मिलकर बना था। वैसे ही जायांग जो है वो किससे मिलकर बना है? स्त्री केसर से मिलकर बना है। ठीक, और स्त्री केसर के भी खुद के क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। किसके? स्त्री केसर के भी। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स हमें इसके कवर करने हैं। क्लियर? तो स्त्री केसर जो है यहाँ पर इसके 3 भाग होते हैं। जैसे आपका पुमांग किससे मिलकर बना था? पुंकेसर से, और पुंकेसर खुद 2 भागों से मिलकर बना है, परागकोश एंड पुतंतु। वैसे ही जायांग जो है वो स्त्री केसर से मिलकर बना है, और स्त्री केसर जो है बच्चा ये तो खुद 3 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, नंबर 1 होता है आपका वर्तिकाग्र। क्लियर? उसी के बाद आपका होता है वर्तिका एंड बिल्कुल लास्ट में आपका आ जाता है अंडाशय। क्लियर? इन 3 भागों से मिलकर बना होता है।
अगर हम बात कर रहे हैं संरचना की, तो वो संरचना क्या होती है, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है। ठीक, ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो भाग है सबसे टॉप का, ठीक, यानी सबसे ऊपर वाला जो भाग है जहां पर परागकण आता है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्लियर? एंड ये वाला जो भाग होता है, क्लियर है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका होता है बेटा वर्तिका। क्लियर? एंड साथ ही साथ ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हो बेटा, ये वाला भाग आपका कहलाया जाता है अंडाशय, एंड इसी के अंदर ये होता है बीजांड। क्लियर? मैम आपने दिवाली की शॉपिंग की, मुझे टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला दिवाली की शॉपिंग का, आप लोगों की क्लासेस ही है ना इतनी सारी, तो टाइम ही नहीं मिला। क्या करूं, मैं शॉपिंग नहीं करी, मैं संडे करूंगी। चलिए ठीक है, इतना पार्ट आपको हो जाता है क्लियर। अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं इसके तरफ, एंड यहां पर अब आ जाता है आपका क्या, सबसे पहले गुरु बीजाणु धारण, लेकिन इससे भी पहले आपको कुछ पॉइंट मुझे बताने। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, लघु बीजाणुपर्ण, किस में पढ़ी थी भाई, जब हमने पुंकेसर को पढ़ा था, है ना। तो याद रखना बेटा, स्त्री केसर जो होता है, कौन, जो आपका स्त्री केसर है, क्लियर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस स्त्री केसर को हम गुरु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। तो फटाफट से लिख लीजिए, क्या कहते हैं इसको, गुरु बीजाणुपर्ण भी हम लोग इसको कह देते हैं। जब आप 10th में होते हैं तो इतना ज्यादा वो डिटेल में नहीं होता है ना। 10th में होते हैं तो क्या होता है कि भाई परागकण आया, ऐसे हो गया भाई यहाँ पे, यानी वर्तिकाग्र पर आया, परागण क्रिया हो गई, देन निषेचन हो गया, नर और मादा युग्मक मिल गए, एंड वहां पे क्या हो गई भाई, आपकी क्रिया हो गई पूरी। तो बहुत शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, बट अभी आपने देखा जब आप 12th में, तो आप कैसे पढ़ रहे हो कि भाई अच्छा पुंकेसर की ये संरचना, परागकोश भी ऐसे से होता है, ऐसे परागकण बनते हैं, तो बहुत अलग अलग वहां पे चीजें आ जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे स्त्री केसर को हम क्या कह देते हैं, आपका गुरु बीजाणुपर्ण भी कह देते हैं। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं इस संरचना की, तो ये जो संरचना थी, मैंने आपको बोला बेटा कि यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होता है हमारा वर्तिकाग्र होता है, टॉप का सबका, ये वाला सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ये हमारा होता है वर्तिका, ये वाला भाग अंडाशय, इसके अंदर बीजांड, और फिर यहाँ पर आपका आ जाता है कौन, मादा युग्मक। कौन आ जाता है भाई, यहीं पर आपका आ जाता है मादा युग्मक। मैं आज हैप्पी लग रही हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ठीक हो गई है 80%, है ना, एंड दिवाली आ रही है तो वही खुशी है बस। वैसे मेरी तबीयत ठीक है अब, है ना। चलिए, तो ये चीज क्लियर हुई, ये क्या है यहाँ पे, ये मादा युग्मक है। अब मादा को हम क्या कहते हैं, अंडब्बी कह देते हैं। ठीक, अंड यहाँ पे, यानी कि जो ये अंड होता है इसको अंडब्बी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपके वर्ड आ जाते हैं एकांडप्पी, क्लियर, बहुअंडप्पी, ठीक, एंड बिल्कुल लास्ट आपका जो आ जाता है वो आ जाता है युक्तांडप्पी। क्लियर, एकांडप्पी, बहुआंडप्पी और युक्तांडप्पी, ये सारे आपके पार्ट आते हैं। अगर क्लास में किसी ने स्पैम किया ना हल्का सा भी, सत्य प्रकाश शर्मा तुम्हें ही बोल रहे हैं, ठीक है, अगर क्लास में आपने स्पैम किया, एक ही कमेंट को 10-10 बार बिना फालतू के कुछ भी, है ना, तो मैं एक चीज बोल दूं, क्लास से भगा दो, तो फिर देखते रहना क्लास को। सुरभि मिश्रा, चैप्टर को ध्यान से समझोगी तो बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेली लाइव नहीं आते बेटा, नॉर्मली आपकी जो क्लासेस चलती हैं वो मंडे एंड ट्यूसडे चलती हैं बायोलॉजी की, बट कभी जब कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती है तो वो फ्राइडे होती है। जैसे आज आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास ही है, ठीक, क्लियर। तो होता क्या है बेटा कि जब एक अंडप मिलता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, हाँ जी, क्या बोल देते हैं, तब हम उसको एक अंडप्पी कह देते हैं। बहुअंडप्पी क्या होता है कि भाई एक से ज्यादा अंडप मिले तो क्या होता है बहुअंडप्पी, कि भाई एक से ज्यादा अंडप मिले।
क्लियर। एंड युक्तांडपी क्या होते हैं कि बहुत सारे अंडप जो होते हैं ना वो आपस में जुड़ जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, बिल्कुल युक्तांडपी। यानी कि जब बहुत सारे, क्या होता है, बहुत सारे अंडप आपस में जुड़ जाते हैं, क्लियर। तो वो क्या हो जाता है, वो युक्तांडपी हो जाता है। ओके है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन यहां तक? हाँ जी, ये जितने भी स्पैम करने वाले हो ना क्लास में, अगर नहीं पढ़ना, माँ बाप का पैसा वेस्ट करना है तो क्लास से चले जाओ। ये फालतू की जब फोन में नेट करवा, घर वाले बेचारे जैसे तैसे करके तो तुम्हारा नेट करवा देते हैं कि चलो बच्चा पढ़ लेगा, है ना। अब बच्चा क्या कर रहा है, नेट करवा के क्लास में आ रहा है, स्पैम कर रहा है, इससे बातें कर रहा है, उससे बातें कर रहा है। बेटा यही करना है तो फिर यही कर लो यार जिंदगी में, क्यों ही पढ़ना। हाँ, यही करना है तो एटलीस्ट करना है तो मम्मी पापा के पैसे तो मत फूको जब नहीं पढ़ना। आई समझ। ये जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं ना, सत्य प्रकाश हो गया, एक है कमलेश पटेल, जितने भी ऐसे हैं ना, ये सारे के सारे वही बच्चे होते हैं जिनको आता कुछ नहीं है, जिंदगी में करना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक काम बड़े अच्छे से करते हैं, दूसरों को दुखी, ना खुद पढ़ेंगे ना औरों को पढ़ने देंगे, स्पैम। ठीक है, थोड़ा डर लो भगवान से नलायकों, आगे की जिंदगी में ना, वरना सब्जी बेचते फिरोगे। ऐसा मत, तुम्हारे साथ के जो होंगे अच्छे खासे ऑफिसर बने होंगे, अच्छी अच्छी जगह पर होंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई कुछ कर रहा होगा और तुम वहीं पे सब्जी बेच रहे होंगे, ठेले पे खड़े होगे। आई समझ। तो तमीज में थोड़ा पढ़ लो, क्लास में दुखी ना करो, और नहीं पढ़ना तो भाग जाओ यहाँ से। अगर थोड़ी बहुत शर्म होगी तो इतने सुन के चले जाओगे, बेशरम होगी तो फिर तो बैठे ही रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इतनी चीज हो गई क्लियर। अब यहां पर आपका आया है क्या, गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, जो बीजांड होता है बेटा, क्लियर, जो बीजांड होता है आपका, एक तरीके से हम जो बीजांड उसी को हम क्या बोल देते हैं, गुरु बीजाणु धानी कह देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे सबसे पहली चीज, यहाँ पे आप इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हो, बहुत ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से ही क्या होती है, आपकी संरचना होती है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कि भाई बीजांड ग्रंथ लिखा हुआ है, नाभिक लिखा हुआ है, निभाग लिखा हुआ है, भ्रूण कोश हो गया, अध्यावरण, बीजांड का है, बीजांड द्वार, ये सब आखिर होते क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे हमने भाई पढ़ा था कि पुष्पासन, जिसके ऊपर बेटा क्या होता है कि पुष्प के सारे भाग होते हैं। बेटा इन बच्चों से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है जो बच्चा पढ़ रहा होता है अच्छे से, वो दुखी नहीं होने चाहिए। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना है, आपको बोर्ड एग्जाम निकालना है, और जब पढ़ने वाला बच्चा डिस्टर्ब होता है तो मुझे तब गुस्सा आता ही आता है। ठीक है, वरना ऐसे बच्चे तो ऐसे तो बहुत मिलते हैं यार, ऐसे तो मतलब ये तो छपरी होते हैं लोग इनका काम ही यही होता है। लेकिन एक पढ़ने वाले बच्चे को डिस्टर्ब होता है तो मुझे गुस्सा आता है, ऐसे को तो इग्नोर करते हैं। ठीक, चलो, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता रही थी कि भाई जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जो फूल होता है, फूल के जितने भी सारे के सारे जो भाग होते हैं वो किसके ऊपर भाई, यानी कि जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन क्या था कि भाई पुष्प के सारे भाग जो है उस पुष्पासन के ऊपर है, चाहे फिर वो आपका बाह्य दल हो, चाहे दल पुंज हो, पुमंग हो, या फिर हो जयांग। वैसे ही आपका एक वर्ड आता है बीजांड सन। क्या आता है, बीजांड सन भाग। अब इसी का सेम वही वर्ड आ जाता है बीजांड सन, मतलब कि जिस पर बीजांड क्या होता है, टिका होता है, इसी को हम अपरा भी कह देते हैं। ठीक, यानी कि क्या होता है, जिस पर बीजांड टिका होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां पर आ जाए बेटा, आप इसको बीजांड सन ही लिखो, ठीक है, अपरा मत लिखो इसको,
सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो बीजांडसन क्या है? बीजांडसन जो होता है बेटा वो जिस पर बीजांड टिका होता है, क्लियर। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए और क्या क्या यहाँ पे भाग दिख रहे हैं, बीजांड व्रंत हो गया। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं किसको? बीजांड व्रत। यानी कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ये बीजांड है तो जिस पर ये टिका है वो क्या है आपका? वो आपका बीजांडसन हो जाता है, ठीक, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट आया, हम लेते हैं इस वाले वर्ड को, बीजांड व्रंत को, ठीक है। तो बीजांड व्रंत क्या हो जाता है? चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए बेटा। अपरा अलग चीज है, बीजांडसन नहीं है, वो गलती से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं इनका मतलब लिखते हुए चल लेना प्लीज, बिकॉज काफी बच्चों को इन वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पार्ट कहां पर है एंड क्या मतलब है। बीजांड व्रंत क्या है भाई? हाँ जी बताओ। आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे हमने बोला कि जो आपका बीजांड है, ठीक, ध्यान से देखो, ये पूरा संरचना बीजांड, हमने बोला भाई जिस पर टिका है वो बीजांडसन हो गया। बीजांड व्रंत क्या है कि भाई जो बीजांड होता है, ठीक है, उसके शरीर को, ठीक है, यानी कि भाई क्या कर रहा है ये बीजांड व्रंत? जोड़ रहा है, क्लियर, किससे? अपरा से। अब अपरा क्या है? जो अंडाशय और जो बीजांड है उनको जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो हमारी क्या कहलाई जाती है? अपरा कहलाई जाती है, क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट आपका यहां पर है नाभिक, जिसको हम नाभिका कह देते हैं, ठीक। नाभिका क्या होता है? नाभिका पता है किसी को क्या होता है? कि भाई ये जो पूरा आप देख रहे हो ये क्या है भाई? बीजांड का शरीर। अगर मैं बात करूं क्या है भाई? बीजांड का शरीर है। तो बीजांड का शरीर जो है और जो ये बीजांड जो व्रंत है, ठीक है, क्या होते हैं? नाभिका के जरिए, ये इसका शरीर है और मैंने बोला भाई ये क्या है? बीजांड व्रंत। यानी कि आपका नाभिका क्या हो जाता है? सिंपल सी बात कि बीजांड का शरीर, ठीक, और किसको? बीजांड व्रंत को। और एक चीज याद रखना, ये वन शॉट चल रहा है। वन शॉट रिवीजन का मतलब होता है कि कम टाइम में पूरे चैप्टर का रिवाइज करना। मैं फिर भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बट एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने शायद स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, बट आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है स्टार्टिंग से, बिल्कुल अब लास्ट टाइम पे जा गए हैं वन शॉट के भरोसे कि ठीक है आप पढ़ लेंगे, तो बेटा तब तो दिक्कत आनी ही आनी है। एक होता है कि आप चीजों को बहुत सारी डिटेल में पढ़ते हो कि आपके पास मार्च से अगर मैं बात करूं इतना टाइम होता है कि आप एक चैप्टर को अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं, बट अक्टूबर नवंबर आते आते हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हमें बहुत कम टाइम होता है जो अपने चैप्टर्स को देना होता है। तो ट्राई करो अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कि टॉपिक जो है उसको अलग से भी पढ़ लो अगर लग रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा वीक है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है कि जो आपने चीजें पढ़ चुके हो अब उसको हमें रिवाइज करना है, कि भाई एक एक टॉपिक हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, अब हमें सिर्फ इसको रिवीजन करना है। ओके, क्लियर है? तो ये मतलब नहीं होता कि भाई हाँ ठीक है पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ये भी चैप्टर मैं जितना डिटेल में हो पा रहा है पूरा कवर कर रही हूँ, बट आप सोच रहे हो कि एक चैप्टर को 1 से 2 क्लास में 12th में बहुत मुश्किल होता है, बट हम फिर भी कवर कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब ही है कि रिवाइज करना, कि भाई जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो, सिंपल, ठीक। अगर कोई लेक्चर आपका ऐसा है कि भाई आपको नहीं लग रहा है अरे मैम कैसे करें हम लोग, है ना, कि मैम टॉपिक कवर सही से या नहीं हो पा रहा है या ये चीज कुछ भी दिक्कत आती है, आप जब ऐप पर जाओगे आपको सारे के सारे लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे हर एक टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप ऐप पर जाके देख सकते हो। अगर वापस लग रहा है कि एक बार क्लास को, तो एक बार क्लास को वापस प्ले करके देख लो, ठीक। चलिए, मजा आ रहा है? पढ़ाएं? चलो ठीक है, ये वाला चीज क्लियर होगी कि बीजांड व्रंत जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। यानी कि नाभिका क्या है? कि बीजांड का शरीर जो है और ये जो इसका बीजांड व्रंत है, ठीक है, ये क्या है भाई? एक दूसरे के संपर्क में है। ओके है? क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आपने क्या क्या देख लिया भाई? आपने बीजांड व्रंत को देख लिया है, नाभिका को देख लिया है, ठीक है। यहाँ पर है अब आपका अध्यावरण और बीजांड का है। बीजांड का ही क्या है?
जो उसका अभी बता दी, चलो शरीर पूरा डिटेल में बताते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ जाओ, चलो नेक्स्ट अपना यहाँ पे अध्ययन लाइन से चल लो एक बार, अभी आएगा बीजांड का है जस्ट यहीं पे, ठीक। अध्यवरण क्या होता है? हाँ जी, आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे बीजांड का, मैंने बोला था एक वर्ड आएगा, ठीक। और मैंने बोला कि भाई आपका जो अध्यवरण है, क्या देख रहे हो कि भाई इस बिल्कुल सबसे बाहर की तरफ हमें दिख रहा है सबसे बाहर की तरफ। यहाँ पे क्या होता है कि जो बीजांड का आपका जो अध्यवरण होता है उसके अंदर क्या होता है, कोशिकाओं का समूह मिल रहा होता है। किसका? कोशिकाओं का समूह। और हमें बहुत अच्छे से पता है कोशिकाओं का समूह क्या कहलाया जाता है, सिंपल सी बात, वो कहलाया जाता है ऊतक। तो वो जो ऊतक है उसको हम बोल रहे हैं क्या? बीजांड काय। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू शशि। ओके है, क्लियर है? फटाफट से ये 2 पॉइंट जो है आपका बीजांड सन से ले, यहाँ से गुरु बीजाणु पर्णि से लेके इस वाले पार्ट से सारे आगे तक जितने भी हैं, इन सभी पार्ट्स को नोट डाउन करना है। मैं इतना टाइम देती हूँ कि आप आराम से लिख पाएंगे। अगर बाद में भी फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप आराम से वहां पे ब्रेक लेके लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। चलिए, अब यहाँ पे एक पार्ट आ रहा है बीजांड द्वार। ठीक, तो ये क्या है? ये जो ये खुला हुआ भाग देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला क्या है? बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के अपोजिट जो भाग है वो हमारा निभाग कहलाता है। तो याद रखना, निभाग एंड नाभिका 2 अलग अलग चीजें होती हैं। क्लियर है? क्लियर? डायग्राम को देखो फटाफट से। कोई जल्दबाजी नहीं है भैया भागने की, है ना? कोई जल्दबाजी नहीं है। कौन सी ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? चलिए, अब यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, आगे आ जाइए फटाफट से। ठीक, हमारा क्या था भाई वहां पे? अगर हम देखें भाई, वो जो बीजांड जैसी जो संरचना थी आपकी वहां पर, ठीक है, तो वो जो संरचना है वहां पे आप क्या देख रहे हो कि भाई वो जो आपकी संरचना बनी हुई है, वो जो बीजांड की जो संरचना है, क्लियर, वहां पे क्या आ रहा है आपका? इसको एक बार बना ही लेते हैं प्रॉपर। ठीक, कुछ इस तरीके से आपकी वो संरचना है, जहां पे आप क्या कर रहे हो भाई, इस तरीके से आपकी संरचना जा रही है बीच में। ठीक, सबसे पहले आप इस टाइप से सी टाइप की एक संरचना बनाओगे। जब आप इस टाइप से संरचना बना लोगे तो ये लास्ट में आके ना कुछ इस तरीके से यहां से जाएगी और यहां से आपकी एक सी टाइप वाली संरचना बना लेगी कुछ इस तरीके से, और यहीं से इसका ये इसी तरीके से था आपका ये वाला पार्ट, हमने अध्यावरण बोल दिया था। ये मैंने बोला यहाँ पे इसके जो आपका जो होता है, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं मिल रही थी, और कोशिकाओं का समूह हमारा क्या कहलाया जा रहा था भाई? ऊतक कहलाया जा रहा था, जिसको हमने भाई बोल दिया था बीजांड का। ठीक है, अब वहां पे जो कोशिका मिल रही हैं, ठीक है, अब मैंने बोला जैसे हमने भाई वो पढ़ा था ना आपका, जब आपका हमने पढ़ा था पुंकेसर, जब वहां पे भाई आपने पूरा देखा किस तरह की कोशिका विभाजित हो रही है, कैसे कोशिका बड़ी हो रही है, विकसित हो रही है, तो क्या कहलाई जा रही है, वैसे ही यहाँ पे अब हमने बोला कि भाई ये बहुत सारी कोशिका, यानी कि जो कोशिका है अंदर, इनमें से एक कोशिका क्या हो गई? अब इनमें से एक कोशिका फॉर एग्जाम्पल बड़ी हो गई। ठीक है, क्या हो गई? एक कोशिका इसमें से बड़ी हो जाती है, एक कोशिका बड़ी होती है। ये सारी की सारी चीजें कहां पर हो रही हैं भाई? ये जो बीजांड है इसके अंदर, यहां पर हो रही है, याद रखिएगा अभी। ठीक है, एक कोशिका बड़ी हुई, बहुत सारी थी, हमने बोला भाई ये कोशिका बड़ी हो गई। ठीक, अब ये जो आपका जो एक कोशिका थी तो बहुत सारी वहां पे, लेकिन बड़ी सिर्फ एक हुई, और जो ये आकृति में बड़ी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं भाई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, क्या बोल देते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, हम इसको कह देते हैं। अब सोचो कि ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, अब इसमें क्या होगा? अब इसमें होगा बेटा अर्धसूत्रीय विभाजन। क्लियर? क्या होगा?
अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, और हमें बहुत अच्छे से पता है ये चार्ट ऐसे ही बनाना है जैसे आप देख रहे हो बोर्ड पे, लर्न करने में आसान रहेगी। अब सोचो कि अर्धसूत्री विभाजन अगर हुआ है तो कितनी नई कोशिकाएं वहां पर बनेंगी, फटाफट से बताओ। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी नई जो कोशिकाएं होती है वो बनती है, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताओ। भाई ये तो लास्ट क्लास में ही पढ़ाया हुआ है तुम्हें। चार बनेंगी, चार तो बनेंगी। अब ये भी बता दीजिए कि वो जो चार कोशिकाएं बनेंगी आखिर वो कैसी होंगी, क्या वो द्विगुणित होंगी या फिर वो अगुणित होंगी? हाँ जी भाई, ये जितने भी दो बोल रहे हो पहले ये बताओ, क्या यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन में कितनी बनती हैं? दो। अर्धसूत्री में कितनी बनती हैं? चार। और यहाँ मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कौन सा विभाजन होने वाला है? अर्धसूत्री विभाजन। तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी? सिंपल सी बात है बेटा, चार कोशिकाएं बनेंगी। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, कितनी? चार कोशिका बनेंगी। क्लियर? अब ये चार कोशिका जो बनेंगी, मैंने बोला भाई ये जो चार कोशिका बनी है ये रही 1 2 3 और 4। ये चारों की चारों कोशिकाएं कैसी है भाई? सिंपल सी बात, कैसे? अगुणित होंगी, क्योंकि क्या हो जाती है वहां पे? द्विगुणित तो नहीं हो सकती। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो चार नई कोशिकाएं बनती हैं वो कैसी होती है? आपका अगुणित होती है। क्लियर? अब ये जो कोशिकाएं हैं चार, इनको हमने क्या बोला? इनको हम लोगों ने बोला गुरु बीजाणु। क्या बोला इनको? गुरु बीजाणु। और यही क्या कहलाया जाता है? यही आपका कहलाया जाता है भाई गुरु बीजाणु जनन। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? फटाफट से बताओ जल्दी से, यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना? ठीक, वापस सुने। हमने बोला भाई अंदर क्या थी? कोशिकाएं थी, ठीक है। उनमें से एक कोशिका बड़ी हुई। अब ये कोशिका बड़ी हुई, ये क्या है? इस कोशिका का नाम गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। मैंने बोला ये जो है यहाँ पे क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुआ? वहां पे चार नई कोशिकाएं बनी। चार नई जो कोशिकाएं बनी वो कैसी थी? आपकी अगुणित थी, ठीक है। और इन चारों को हमने क्या बोला? गुरु बीजाणु। यही हमारा क्या कहलाया जाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाया जाता है। अब याद रखिएगा, आगे आ जाइए, परागण पे भैया बाद में आएंगे, ठीक है, अभी तो वाला पार्ट ही नहीं है अपना। तो ये जो चार कोशिकाएं बनी 1 2 3 4 कैसी है भाई? अगुणित है। क्लियर है? अब विकसित होगी कोशिका, भाई नई कोशिका बनी तो विकसित भी होंगी, लेकिन चारों नहीं होती हैं। होता क्या है कि जो ये तीन होती हैं, ये जो तीनों होती हैं ये परिपक्व नहीं होती हैं, हम कह सकते हैं विकसित नहीं हो पाती हैं। क्या नहीं होती? परिपक्व नहीं होती। ओके है? क्या नहीं होती बेटा? परिपक्व नहीं होती हैं। ओके है? ओके, क्लियर? अब सोचो कि तीन परिपक्व नहीं हुई, भाई अगर वो तीन विकसित नहीं हुई हैं, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं, नहीं होती, यानी कि वो किसी काम की नहीं है अपनी, तो कितनी बची? सिर्फ एक बची। बची या नहीं बची? एक ही तो बची। अब ये होती है क्या? परिपक्व, यानी कि भाई ये होती है अब विकसित। ओके, और जब ये विकसित होगी तो अब ये क्या करेंगे भाई? हाँ जी, क्या करेंगी? अच्छा एक बात बताओ, ये जो तीन कोशिकाएं थी ये तो विकसित हो रही है, तो क्या है ये जो परिपक्व नहीं हुई है, क्या इनका कुछ काम होता है?
हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, एक ही विकसित हुई है ना। चलो, नोट डाउन किया, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो एक बार जल्दी से। थैंक यू, थैंक यू। अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं बेटा, है ना, अभी फिलहाल पढ़ने पे ध्यान दीजिए। चलिए, अब ये जो एक बड़ी कोशिका जो विकसित हुई, इसको बड़े होने पर हम क्या बोल देते हैं कि क्रियाशील बीजाणु बन चुका है। ठीक, अब यहां पर भाई सिंपल सी बात है, वो एक कोशिका है। अब कोशिका है तो वहां पे क्या है, केंद्रक भी है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो केंद्रक विभाजन है यानी कि वो होगा, यानी कि केंद्रक क्या करेगा, विभाजन करेगा, यानी कि केंद्रक जो होगा वो विभाजित होगा, यानी कि केंद्रक विभाजित हुआ। ठीक, अब कितने बनाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात, 2। अब ये कैसी अगुणित कोशिका है। ठीक है, अब केंद्रक क्या हुआ, विभाजित हुआ, तो एक में कितने हो गए, अभी 2 केंद्रक हो चुके हैं। ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना। ठीक है, 2 केंद्रक हो चुके हैं यहाँ पे, और याद रखना ये सारी चीजें कहाँ चल रही हैं, उसी के अंदर। ठीक है, अब यहां पर जब हम कोशिका बोलते हैं कि विभाजित करती है, तो सबसे पहले भाई वहां पर होता है क्या, आपका केंद्रक विभाजन, एंड देन होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। लेकिन अभी यहाँ पे कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ है। ओके, क्या नहीं हुआ है, अभी कोशिका द्रव्य विभाजन यहाँ पे नहीं हुआ है। यानी कि भाई यहाँ पे ये जो केंद्रक था, अभी सबसे पहले ये विभाजित हुआ, यानी कि एक कोशिका में कितने, 2 केंद्रक बने। मैंने बोला कोशिका द्रव्य विभाजन तो हुआ ही नहीं अभी यहाँ पे, है ना। अब ये केंद्रक वापस से विभाजन करेगा। क्लियर, क्या करेगा, वापस से विभाजन करेगा, और कितने बना देगा, बताओ कितने बना देगा, वापस भाई बढ़ेगा तो 2 फिर 4 होंगे, है ना, वो विभाजित करेंगे। तो ऐसे करते करते ये लास्ट में कितने बनते हैं, 8 केंद्रक बनते हैं। ठीक, कितने बनते हैं बेटा, 8 केंद्रक बनते हैं। और जब ये 8 केंद्रक बन जाएंगे, अब क्या होगा, अब होगा यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो आपका कोशिका द्रव्य होता है, ये विभाजित है। क्लियर, फटाफट से नोट डाउन गाइस पॉइंट्स को, जल्दी से तेजी के साथ नोट डाउन करेंगे। हो गया, बढ़े आगे, चलो। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8 केंद्रक हो गए। अब अभी 8 जो केंद्रक है ना, ये मान लो कोशिका में हम सेट होने वाले हैं। सेट कैसे, बैठने वाले हैं आप अपनी जगह पर जाकर। यहां पर ये धरी, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको हटा दूं, नोट डाउन कर चुके हैं ना इसको, मैं इसको हटा रही हूं अब। चलिए, तो ध्यान से देखो, ये रही वो कोशिका। क्लियर, कितने थे, 8 केंद्रक बन चुके थे। अब 8 में से होता क्या है कि भाई जो टोटल 8 केंद्रक हैं, उसमें से जो 3 होते हैं वो जाते हैं ऊपर निभाग की तरफ, 2 आते हैं बीच में, ठीक, और वापस से 3 जो होते हैं वो इस तरफ हो जाते हैं। क्लियर, हो गए टोटल 8। क्लियर, तो 8 में से जो 2 केंद्रक है वो कहाँ आ चुके हैं, बीच में आ चुके हैं। ठीक, और ये सब कहां पर हो रहा है, याद रखिएगा, ये सब हो रहा है जो आपका क्रियाशील जो भाई बीजाणु, गुरु बीजाणु था, वहां पर ये सब हो रहा है। ठीक, अब क्या है, कोशिका है और पादप कोशिका की बात चल रही है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, अब यहाँ पे सेल वॉल का भी तो निर्माण होगा, कोशिका भित्ति भी तो बनेगी। तो अब यहाँ पे कौन बनती है, कोशिका भित्ति। क्लियर, यानी कि सेल वॉल बनती है। ठीक, चलिए भाई, यहाँ पर ये बन गई, इसके पास ये बन गई, इसके पास ये बन गई। क्लियर, यहाँ पे ये इनके ऊपर भी तो आएगी, इधर भी बन गई, इधर भी और इधर भी। ठीक है, क्लियर है, ये क्या है, ये वाली भाई ये हमारी कोशिका भित्ति है। ठीक, क्लियर है, क्लियर। अब याद रखना कि जो ऊपर ये जो निभाग की तरफ जो थी, ठीक है, कौन सी वाली, वो जो निभाग की तरफ थी, जो टॉप पे थी, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिव्यासत कोशिका। ठीक, प्रतिव्यासत कोशिका, ठीक, या प्रतिमुखी। क्लियर है, हाँ जी क्लियर।
ये जो दो साइडों में थी इनको हम क्या बोल देते हैं, सहायक कोशिका। ठीक, क्लियर है। बीच में जो है ये वाला, इसको हम क्या बोल देते हैं, अंड, यानी कि भाई कौन सा, भाई मादा युग्मक ही तो है ये। क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको यार, फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन पूछ लेंगे भैया, पहले पढ़ तो लीजिए, ठीक है। अब यहां पर ये जो तीनों कोशिकाएं एक साथ मिलकर है, इनको हम अंड संपुट कह देते हैं, याद रखना, क्योंकि बीच में क्या है हमारा, अंड यानी कि मादा युग्मक। अब याद रखना कि जो बड़ी कोशिका है उसको हम केंद्र के कोशिका, ठीक है, और इसके अंदर जो दो केंद्रक है उनको हम ध्रुवीय केंद्रक कह देते हैं। यानी कि यहां पे अगर हम देखें टोटल कितनी कोशिका बन जाती हैं, कितनी कोशिका बन रही है भाई, हाँ जी, कितनी कोशिका बन रही है बेटा, 7 कोशिका और 8 केंद्रक, यही तो बन रहे हैं, है ना। क्या बन रही है आपकी, यहां पर 7 कोशिका और 8 केंद्रक बन रहे हैं। इसका डायग्राम अभी दिखाऊंगी, ठीक, क्लियर है। ध्यान से देखो इसको, कैसे थी कि भाई यहाँ पे बटी कितनी बनी, 8 कोशिकाएं बनी, 2 बीच में आई, 3 बिल्कुल ऊपर की तरफ गई और 3 नीचे की तरफ आ गई। जो टॉप पर है वो क्या है, प्रतिव्यासत, इनको क्या बोल रहे हैं, सहायक कोशिका। ये जो है ये अंड हो गई, और इधर जो बीच में है वो जो है ध्रुवीय और वो केंद्रीय कोशिका। यही सब तो हम पढ़कर आए हैं। डायग्राम को फटाफट से देखो जल्दी से, क्लियर हो गया। चलो, अब यहीं पर एक वर्ड आता है भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश जो है वही क्या है आपका, उसको हम कह सकते हैं आपका क्या है भाई, क्या कहेंगे उसे, बताओ। अच्छा, परागकण क्या था, नर युग्मकोद्भिद। वैसे भ्रूण कोश क्या है, नर तो नहीं होगा, मादा वाला भाग आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन चुका है आपका पूरा का पूरा क्या, यहाँ पे आपने पूरा ये जान लिया कि आखिर क्या है गुरु बीजाणुधानी, क्या है गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। अब यहाँ पर जो पार्ट आता है बेटा, वो आता है आपका कौन सा, परागण वाला पार्ट। परागण हम सभी को पता है, नॉर्मल क्या होता है कि भाई जो परागकण होता है, ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ परागकण कैसे बनता है, क्या बनता है, आपको ये पता चल चुका है कि परागकण कैसे बन रहा है, क्या है मादा युग्मक, बीजांड की संरचना कैसी है। अब हम जानेंगे ये परागकण जो है वर्तिकाग्र पर आएगा तो आगे क्या होगा, है ना। तो परागकण जो है कहाँ बन रहा था, परागकोश में, ठीक, और ये कहां पर जाएगा, वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाएगा। तो परागकण जो कि परागकोश में बनता है, और ये परागकण कहां जाता है, मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाता है, ठीक। और जब इस वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाता है तो वही हमारी क्रिया क्या कहलाई जाती है, परागण कहलाई जाती है। परागण को हम इंग्लिश में बोल देते हैं पॉलिनेशन। तो परागण क्या हो जाता है, सिंपल बिल्कुल, क्या कि परागकण जो कि परागकोश में बन रहे हैं और वहां से उनका कहां पे, मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाना परागण कहलाया जाता है, सिंपल, ठीक है। अब बात आती है परागण के प्रकार। कौन से बेटा, परागण के प्रकार, ओके। कितना प्रकार का होता है, तो अच्छा कितने प्रकार के होते हैं बताओ। हाँ जी बेटा, परागण कितने प्रकार का होता है। क्लास तो नहीं रुकी है, क्लास तो प्रॉपर चल रही है, ठीक है। परागण कितने प्रकार का होता है, 2 बोल रहे हैं, कोई 3 बोल रहे हैं, चलिए बताइए, जितना पता है उतना बताओ, कोई डरने वाली बात नहीं है बेटा। ये वाला डायग्राम था जो बोल रही थी, ये वाला देख लो, ठीक है, ये वाला डायग्राम है जो समझ लिखवाया है वही यहाँ पर है। हाँ जी बताइए, परागण कितने प्रकार का होता है, 2 2 2 2 2। देखो सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादा सबको देखो हम 10th में होते हैं, हम इतना ही पढ़ते हैं, बिकॉज 10th में उतना ही सिलेबस होता है। जब हम 10th में होते हैं, हमसे पूछना परागण कितने प्रकार का होता है, तो हम बोलते हैं 2 प्रकार का होता है।
लेकिन जब आप 11th करके 12th में आते हैं तो बहुत चीजें डिटेल में पढ़ने को मिलती हैं, एंड तब पता लगता है कि परागण जो होता है वो बेसिकली वो 3 तरीके से होता है। ठीक, कितने तरीके से? 3 तरीके से। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका स्वयं परागण, क्लियर। एक होता है आपका पर परागण, क्लियर। और एक हो जाता है आपका सजात पुष्पी परागण, क्लियर। सजात पुष्पी परागण। यहां पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूं स्वयं परागण की, ठीक है, क्लियर है। स्वयं का मतलब ही क्या होता है गाइस? स्वयं का मतलब ही होता है खुद से, ठीक है। क्या होता है? खुद से। खुद से मतलब कैसे बात है यहाँ पे? खुद से का मतलब क्या है? ठीक है, खुद से का मतलब आखिर होता क्या है? तो याद रखिएगा कि ये जो भाई यहाँ पे हमारे पास भाई ये रहा, हमने बना दिया क्या, ये हमारा आप बना रहे हैं हम स्त्री केसर, जिसमें ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। और हमने ये पूरी संरचना हम पढ़ चुके हैं कि आखिर पुंकेसर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं भाई? यहाँ पर क्या बन रहे बेटा? सिंपल सी बात, ये परागकोश है, इसमें परागकण बन रहे हैं, है ना। अब एक मान लो कि एक पौधा है, उसका एक फूल है। अब ये जो फूल है इसी का परागकण निकला यहाँ से और इसी के वर्तिकाग्र पर आ गया। क्या आ गया? यहाँ से ये परागकण निकला और इसी के वर्तिकाग्र पर आ गया। यही आपका क्या कहलाया जाता है? स्वयं परागण कहलाया जाता है। कि एक ही पुष्प का जो, यानी कि एक जो फूल है, उस फूल में वो नर भाग भी था, वो मादा भाग भी था। यानी कि भाई यहां से परागकण ये निकला और इसी के फूल के वर्तिकाग्र पर आ गया। सिंपल, ये आपका स्वयं परागण हुआ। पर परागण क्या होता है? ठीक है, पर परागण जो होता है यानी कि भाई यहाँ पे होते हैं 2 अलग अलग पौधे। एक पौधा यहाँ है, एक पौधा कहीं और है। लेकिन ये नहीं कि भाई ये तो कोई फॉर एग्जाम्पल कोई और पौधा है, वो कोई और जाति का है। जाति समान होनी चाहिए, जाति समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अगर एक गुलाब का है तो दूसरा भी गुलाब का ही होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो पर परागण क्या है? इसमें 2 पौधों की जरूरत होती है। 2 पौधे कैसे? मतलब एक आपके पास कहीं रखा है, एक कहीं दूसरी और है ना। अब एक उस पे भी फूल आ रहा है, उस पे फूल आ रहा है, तो पर परागण क्या होगा कि या तो इसका परागकण वहां जाएगा या वहां का परागकण यहाँ आएगा, ठीक है। अब एक ही पर परागण में क्या होता है? नॉर्मली एक लिंगी हम बोलते हैं कि एक लिंगी पुष्प में होता है। पुष्पों में एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं कि भाई या तो वहां पे नर भाग होगा या वहां पे मादा भाग होगा, ठीक है। तो ये किस में होता है? यानी कि 2 अलग पादप इसके लिए क्या होते हैं? चाहिए होते हैं, लेकिन वो जाति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अब यहाँ का परागकण अगर उड़ के वहां जाएगा तो भाई वो कैसा परागण हो जाएगा? वो पर परागण आपका हो जाता है, ठीक है। अब बात आई बेटा यहाँ पे किसकी? हाँ जी, सजात पुष्पी परागण की। ये क्या होता है? तो अब सोचो कि आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पौधा है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पे कि मैंने बोला आपके पास क्या है? एक ये रहा आपके पास, एक यहां से फूल निकल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक इधर ये रहा, इस तरीके से मान लो। मैंने बोला एक पौधा, उसमें 2 फूल। एक फूल भाई यहाँ पे ये रहा, एक फूल भाई यहां पर ये रहा, ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब इसका परागकण आ गया इसके ऊपर, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसे को हम बोल देते हैं सजात पुष्पी परागण, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे बात आई कि मैम जो हमारा पर परागण होता है वहां पे तो हमें किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम आप वर्ड यूज कर सकते हैं, आप कारक वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कारक मतलब माध्यम क्या भाई? मैंने बोला कि मुझे जाना था दिल्ली से लखनऊ, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले बस को नोट डाउन कर लो जल्दी से। एग्जाम्पल लेंगे फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, तुम्हें सीधा समझ आ जाएगा क्या है। जल्दी 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 जल्दी, हो गया? अब सुनो, मैंने बोला मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में हूँ, मुझे लखनऊ जाना है भाई। पैदल तो जा नहीं सकती, किसकी जरूरत होगी? किसी ने कह दिया भाई कार से, बस से, किसी ना किसी चीज के जरिए हम वहां पे जाएंगे, यानी कि हम अपनी लोकेशन पर जहां हमें जाना था हम पहुंच चुके हैं।
लेकिन स्वयं परागण तो भाई ऐसा है जैसे एक घर और घर के अंदर बहुत सारे कमरे, है ना, कि एक कमरे से आपको दूसरे कमरे में जाना है। तो क्या वहां पे आप बाइक, कार या एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हो, ट्रेन का इस्तेमाल करते हो? नहीं, है ना, आप खुद से जा सकते हो। तो हमें यानी कि स्वयं परागण जो होता है यहाँ पर तो हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जबकि जो पर परागण होता है यहाँ पे हमें किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। अब यहाँ पे वो वायु भी हो सकती है कि भाई परागकण आया, हवा से उड़ के दूसरे पौधे तक पहुंच गया। वो जल हो सकता है कि बारिश आई, बहकर चला गया, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, कोई कीट हो सकता है कि भाई कोई कीट आया, उसके पैरों पे चिपक गया और तब परागण हो गया, ठीक। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई, भाई यहाँ पे ये थोड़ा ना होगी कि ट्रेन, बाइक की भाई वो पहुंचा रहे परागकण को, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या होता है, माध्यम होता है जो परागकण को पहुंचा देता है, ठीक। और अगर वो परागकण जो है वो उसी पौधे का है, उसी जाति का, तो वहां पे परागण की क्रिया हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें सजात पुष्प की, अब ये पौधा भी यहाँ पर एक है, लेकिन उसको यहां से यहां तक आने के लिए भाई कुछ ना कुछ माध्यम भी चाहिए, भाई वो हवा से उड़कर टपक गया या कुछ भी जो भी है। तो ये क्या है? तो अगर हम देखें यहाँ पे दो वर्ड आते हैं कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं किससे, क्रियात्मक रूप से, ठीक, किससे, अगर हम बात कर रहे हैं क्रियात्मक रूप से, तो क्रियात्मक रूप से क्या होता है कि भाई ये जो है ये पर परागण की तरह है ना, कैसा है, पर परागण की तरह है। लेकिन अगर हम देखें आनुवांशिक रूप से, किसके रूप से, आनुवांशिक रूप से अगर हम इसको देख लेते हैं, आनुवांशिक कैसे, बताइए, आनुवांशिक कैसे, कि भाई ये दोनों कैसे होने चाहिए। यानी कि आपने देखा कि एक पौधा है, अब ये एक पौधा है, उसी के दो फूल हैं, क्या ये आनुवांशिक रूप से समान होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी, हाँ जी भाई, क्या ये दोनों आनुवांशिक रूप से समान होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल समान होंगे भाई, एक ही पौधा, उसी के तो दो फूल हैं, ठीक, क्लियर। यानी कि जो माता पिता हैं उनके दो बच्चे हैं, ठीक। ये मानो कि भाई एक पौधा है, दो है, लेकिन वो भी आनुवांशिक रूप से समान नहीं होते, याद रखना, ठीक है। तो भाई ये तो एक पौधा है, तो हम कह सकते हैं भाई आनुवांशिक की, भाई उसी के तो पूर्ण तो उसी में होंगे उसके, तो हम कह सकते हैं कि भाई क्रियात्मक रूप से तो वो किसकी तरह है, पर परागण की तरह है, लेकिन आनुवांशिक रूप से वो स्वयं परागण की तरह है, क्लियर। अब यहाँ पे आपने पूरा देख लिया कि किस तरीके से जो परागकण होता है कि भाई यहाँ से यहाँ पर आया, तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वयं परागण हो गया। लेकिन पर परागण जो होता है वो किसमें होता है भाई, वहां पे दो अलग अलग पुष्पों की हमें जरूरत होती है, लेकिन बस शर्त यह है कि उनकी जाति समान होनी चाहिए, ठीक है। अब जो स्वयं परागण होता है भाई, कौन सा भाई, स्वयं परागण की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके लिए कुछ क्या होनी चाहिए भाई, इसके लिए कुछ अनुकूलता होती है, यानी कि भाई अनुकूलन आप कह सकते हो कि भाई अगर ये कंडीशन होगी तो ही वहां पे स्वयं परागण होगा। जैसे आप कह देते हो ना कि भाई आपसे किसी ने बोला कि वहां चला, तो उन्होंने कहा ऐसा होगा तो ही मैं जाऊंगा ना, मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि आप जाओगे तभी वो काम होगा, अगर आप वो सी वैसी चीज वहां पे नहीं हो तो नहीं जाओगे आप, है ना। तो स्वयं परागण के लिए भी क्या होते हैं, कुछ अनुकूलन होते हैं, यानी कि स्वयं परागण अगर होना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अच्छा क्या क्या होती हैं बताओ जरा, हाँ जी भाई क्या क्या होती है बताइए जरा, हाँ जी भाई, बताइए बताइए बताइए। बेटा अगर आपके पूरी क्लास में सिर्फ मैं जैसे जितनी आप बातें करते हैं उतने कमेंट्स देखती रहूंगी ना, तो जो एक पढ़ने वाला बच्चा है वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। सिर्फ जैसे ये देखो क्या चल रहा है, छोटू पटेल जिंदाबाद, पता नहीं क्या ही चल रहा है, इनकी अपनी दुनिया में जी रहे हैं ये, तो ये सब नहीं देखना है, ठीक है। अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो समझ भी आता है कि हाँ ठीक है भाई मैम एक बार कमेंट देख लीजिए, बट अगर आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं है देन आप बोल रहे हो मैम ये वो, फालतू बात करने के लिए इतना टाइम नहीं होता बेटा कि भाई फालतू बच्चों के लोग फालतू के वो कमेंट्स देखो, है ना। तो बहुत सारे बातें करने वाले हैं, बेटर रहेगा अगर आप बेटा क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन है देन आप कमेंट करो, है ना, वरना क्लास के आखिर में हम डाउट सेशन लेंगे। लेकिन अगर आप
मैं बात करूं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी हेडेक है, बट आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम सिर्फ जब आपका कॉन्सेप्ट चल रहा था वो समझो, कमेंट उस टाइम देखने ही नहीं है हमें, ठीक है। वरना आप सिर्फ वहां पे कमेंट ही करते रह जाओगे, जो समझने वाली चीज होगी वो समझ ही नहीं पाओगे। देखो अनुराग यादव का चल रहा है, अंजलि आप 12th में पढ़ रही हो, 12th में क्यों पढ़ रही हो भाई? क्यों पढ़ने से क्या मतलब होता है यार, पढ़े ना पाबंदी। मैं बोलूं भैया तुम यूट्यूब पे कमेंट क्यों कर रहे हो, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं इनका, है ना। चलिए भाई फटाफट से बताइए यहाँ पे क्या क्या, द्विलिंगी पुष्प, वेरी गुड। क्या चाहिए भाई यहाँ पे हमें, सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या कि भाई वहां पर नर और मादा, क्योंकि स्वयं परागण की कंडीशन ही यही होती है ना, तो नर और मादा जो होते हैं, क्लियर, ओके। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज आ जाता है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समकाल पक्वता, ओके, क्लियर है। समकाल पक्वता क्या होता है बताइए। हाँ जी भाई, समकाल पक्वता का मतलब क्या होता है अगर हम बात करें, बताइए। पक्वन का मतलब यानी कि कितने समय तक वो पकेगा, विकसित होगा, आप ये सब बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे समकाल पक्वता का मतलब ये होता है कि भाई अब सोचो कि परागकण जो है वो तो आ गया, लेकिन जो भाई मादा वाला भाग है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया, तो क्या परागण होगा, नहीं होगा। या फिर मादा वाला भाग हो गया, वो नहीं हुआ, तो कैसे होगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि चाहे वो नर वाला भाग है या फिर मादा वाला, यानी कि दोनों का समान काल पर यानी कि समान समय पर पक्वन होना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, नंबर 3, अनुन्मिल्य। क्या हो जाता है आपका, परागणी पुष्प। ये क्या होता है, हाँ जी, क्या होता है। तो हम देखते हैं कि भाई जैसे दल होते हैं फूल में, सबने सुना है दल होते हैं, है ना। तो ये जो पुष्प होता है, यानी कि भाई अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत ध्यान से समझना इस वाले पॉइंट को, कि मैंने बोला ये था वर्तिकाग्र वाला भाग, हमें पूरा पढ़ चुके हो तुम, बीजांड के एंड कोशिका कहां पे, सब कुछ, ठीक है। ये रहा यहां पे पुंकेसर, ठीक है, सुन लो। अब जो दल है, मैंने बोला वो इस तरीके से है, ये क्या दिख रहा है आपको, इससे आप क्या समझ रहे हो कि भाई फूल को तो पूरा ढक लिया इस दल ने, है ना। अब ये जो क्रिया हो रही है वो कहां हो रही है, वो दल ने तो उसको पूरा ढक लिया है। अब वहां पे क्या हो रही है, परागण की क्रिया हो रही है, ओके। तो इस तरीके का जो भाई आपका, यानी कि जो भाई हमें बात करूं कि भाई यहाँ पे ये जो है ये क्या है, अनुन्मिल्य परागणी पुष्प है, कि भाई दलों ने ढका हुआ है, यानी कि दल बंद है, यानी कि पुष्प कैसा है, बंद पुष्प है। और अब जो यहाँ पर होगा क्या होगा, परागण होगा, कैसा, स्वयं परागण। और ये जो होता है आपका 100% स्वयं परागण होता है, ढक रखा है भाई, कुछ अंदर कोई और परागण आ ही नहीं सकता अब, है ना। चलो नॉर्मल तो बात करो कि भाई गलती से कोई और परागण आ गया तो फिर भी हो गया लिया, हाँ ऐसे पुष्प जो होते हैं उनमें तो 100% क्या होता है, स्वयं परागण होता ही होता है, ठीक। अब बात करेंगे भाई आखिर लाभ क्या होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, स्वयं परागण के। तो सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है वो यही आता है कि जो स्वयं परागण होता है वो कैसा होता है, बहुत सिंपल सी बात, वो सरल होता है, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं होते हैं भाई, परागकण। आप सोचो कि भाई परागकण क्या यहाँ पे व्यर्थ हो रहे हैं, भाई बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है कि भाई परागकण व्यर्थ नहीं होते, ठीक, क्लियर है। साथ ही साथ एक पौधा है, स्वयं परागण हुआ,
ठीक, परागण के बाद तो निषेचन होता है, तो बस सिंपल सी बात, वहीं पे आपका क्या नहीं कि उसका क्या बना रहता है भाई, उसका वंश क्रम बना रहता है। ओके, क्या हो जाता है, उसका वंश क्रम बना रहता है। अब हमने ये स्वयं परागण के लिए तो जान लिया, बट अगर हम बात करें पर परागण की, क्योंकि मुख्य तौर पे तो हमारा दो ही है, स्वयं परागण एंड पर परागण, तीसरा एक सजात पुष्प है, उसकी कहानी वहीं एंड हो गई। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से इतने पार्ट को नोट डाउन कर लो जल्दी से। चाय मेरे लिए यार, सच में चाय मिल जाए, मन तो वैसे ही कर रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। हाँ जी, लिखें, एक पार्ट लिख लिया, दूसरे वाले पे आ जाओ। तो पर परागण के लिए क्या भाई हमें अनुकूलन चाहिए, इसकी भी तो भाई कुछ ना कुछ होगी ना खासियत कि भाई हाँ पर परागण होना है तो भाई ये चीज होनी ही चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज क्या, एक लिंगाश्रय। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कब बनवाऊंगी, थोड़ा सा अभी बेटा डिटेल्स में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, है ना। जब आपका जैसे मैं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाऊंगी उस टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, मैं खुद आपको बनाना सिखाऊंगी, डोंट वरी। एग्जाम से पहले आपके कुछ अलग से, चाहे एक्स्ट्रा क्लास लग के कुछ भी हो, आपके मैं करवा दूंगी, डोंट वरी, उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है ना, उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैं बात करूँ शॉर्ट नोट्स की, तो बेटा ये एक तरीके से आप शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, क्लियर बेटा। चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगी, बट अभी नहीं, अभी हम सिर्फ एक बार सारे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, रिवीजन करने के बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बट अगर लगेगा कि हाँ अब अभी करा देना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मैं बिल्कुल करा दूंगी, टेंशन उसके लेने की भी नीड नहीं है। ठीक है, चलिए, एक लिंगाश्रय क्या है कि भाई या तो वहां पे नर भाग है या वहां पे मादा भाग है। द्विलिंगी कौन से थे कि नर और मादा दोनों भाग वहां पर थे, जबकि एक लिंगाश्रय क्या हो जाता है कि या तो वहां पे नर है या वहां पर मादा है। क्लियर है, आई समझ। अब सोचो अगर खाली मादा वाला भाग हो तो कहीं का परागकण आएगा, और परागकण है तो यानी कि भाई वो कहां पे, दूसरे के वर्तिकाग्र पर जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है भाई यहां पर आपका, हाँ जी, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता ये दो तरीके से हो जाती है। ठीक, एक होती है आपकी कौन सी, स्त्री पूर्वता, क्लियर, और एक जो होती है आपकी वो हो जाती है पूर्व पूर्वता। ठीक है, क्लियर है। यानी कि भाई अगर मैं बात करूं जब आपसे उसके मादा वाले क्या कि भाई अगर मादा वाला भाग यानी कि भाई उनके पक्वन में अलग अलग समय कि भाई वो पहले पक गया या फिर चलो नर वाला भाग पहले पक गया, यानी कि यहाँ पे जो है वो भिन्न काल पक्वता होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक लास्ट पॉइंट बचा है, इसको एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लो, देन हम लास्ट वाले पार्ट को देखेंगे इसके फटाफट से, जो कि है कौन सा आपका उन्मील पुष्प। ये देखो अपनी राम कथा चल रही है, चलो हाँ जी, क्लियर है। उन्मील पुष्प क्या होते हैं, इसका लास्ट वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, यहीं पे लिख देते हैं, है ना, इसी के नीचे। उन्मील पुष्प ये क्या होते हैं, हमने अभी एक चीज देखी थी कि भाई यहाँ पे ये जो दल थे ये क्या कर रखे थे, बंद कर रखा था, जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं उन्मील की तो यहाँ पे दल खुले रहेंगे। कैसे रहेंगे, दल खुले हुए रहेंगे। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इसकी तो ये संरचना यहाँ पर इस तरीके से है, एंड यहाँ पर ये संरचना हो गई, और इधर पे ये बना दो फटाफट से, तो दल जो थे वो यहाँ पे इस तरीके से खुले हैं या फिर
आप कह सकते हो अब यहाँ बंद थोड़ी ना, अभी यहाँ पे तो खुले हैं, तो सिंपल सी बात, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या मिलते हैं, आपके खुले दल मिलते हैं। ठीक है, और ये आपका परागण भी हो जाता है खत्म। इसमें याद रखना कि इनकी जो हानि और जो लाभ है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी यहाँ पर जाती है क्या, कृत्रिम संकरण। फटाफट से हेडिंग डाल लो नेक्स्ट वाली। परागण जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, कृत्रिम संकरीकरण। कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है, अगर मैं बात करूं कृत्रिम की, ठीक है, टेंशन लेने की बोर्ड नीड नहीं है। मैं आपको पहले ही बोल दूं, आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं, आप चाहे एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से, आप किसी भी बोर्ड से बच्चे हैं, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। एनसीईआरटी तो कवर हो रही है, बट जो आपके स्टेट में बुक्स चलती है, जैसे बिहार बोर्ड में भारती भवन चलती है, ठीक है, अलग अलग बुक्स हर जगह चलती हैं स्टेट की, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई आपका अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है तो वो भी वहां पे ना छूटे। तो टेंशन लेने की नीड नहीं है यार, मैंने आपको पहले ही बोला है कि बेटा सोचना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक, अब सोचो कृत्रिम संकरीकरण क्या है ना। कृत्रिम का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल, यानी कि भाई आर्टिफिशियल मतलब क्या, कि कुछ तो है, यानी कि जो आर्टिफिशियल, एक होता है कि जैसे नेचुरल चीज हो रही है ना, कि भाई फूल खिला था एक गार्डन में तो वो नेचुरल तरीके से खिल रहा है ना, कि हाँ भाई उसको सिंपल सा भाई धूप मिली, पानी मिल रहा है उसको, हमें कुछ करने की नीड नहीं पड़ रही। एक होता है कि लैब के अंदर आप क्या करते हैं भाई, अपने प्लांट्स वगैरह उगाने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, आर्टिफिशियल तरीका है। अब कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है, ये वो है कि जब मानव परागण की क्रिया कराए, कि भाई जैसे मैंने बोला मुझे ये खासियत चाहिए मेरे प्लांट्स में, मुझे ये खासियत नहीं चाहिए, तब सोचो कि अगर परागण होगा, परागण के बाद निषेचन होगा, तो जब हमने देखा स्वयं परागण है, तो भाई अगर स्वयं परागण हुआ तो वो तो उसी का सेम वंशानुक्रम हो जाएगा। पर परागण हुआ तो चलो थोड़ा सा अलग हुआ। मैंने बोला भाई नहीं नहीं नहीं, कुछ ना अलग, यानी कि मुझे इसके इस पौधे की ये गुण चाहिए, मुझे इसका ये गुण चाहिए। तो कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है कि जब मानव जो है वो परागण कराए। आई समझ, क्या होता है कि जब मानव जो होता है क्या कराए, जब मानव परागण कराए। मानव कैसे कि भाई ये परागकण नहीं ये परागकण, वो परागकण नहीं वो परागकण, ठीक है, और पराग कराएंगे तो भाई सिंपल सी बात है क्या होना है, उसके बाद आगे जब परागण हो जाएगा तब निषेचन होगा। याद रखना, परागण की क्रिया जो होती है वो हमेशा निषेचन की क्रिया से पहले होती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। चलो, अब यहाँ पे दो टर्म है आपके, कौन कौन से, विपुंसन एंड आपका बैगिंग। ये दो पॉइंट कितना बच्चों को पता है, ये दो पॉइंट आखिर क्या होते हैं, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल पॉइंट है यार। क्या हो जाएगा, हाँ बेटा यही नहीं पता मैम क्लास 12th का है, कौन सी क्लास का है, हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल टॉप करोगे, गारंटी है। ऐसे पढ़ना है तो बिल्कुल टॉप करोगे तुम। यही नहीं पता कौन सी क्लास चल रही है मैम। अच्छा बताइए क्या होता है विपुंसन, क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, बहुत सिंपल है, चैप्टर कंप्लीट होने को है भैया। ठीक है, रिवीजन चल रहा है, एक एक टॉपिक पढ़ना है। ऐप पे आप जा सकते हैं, लेक्चर मिल जाएंगे तुम्हें सारे। तो जिन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखा फटाफट से कर लो। हाँ जी बिल्कुल, देखो बेसिकली यहाँ पे करते क्या है, विपुंसन में जो आपका जो पुंकेसर होता है उसको हम हटा देते हैं, काट देते हैं, है ना, कि भाई उसका परागकण ना जाए, तो उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, और स्वयं परागण होने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। ठीक, और स्वयं परागण होने से क्या किया भाई, वहां पे रोका गया। और जो आपका बैगिंग होता है, इसमें जो आपका जो पुष्प होता है, ठीक है, उसी को बंद सा कर देते हैं। क्लियर, यानी कि बेसिकली क्या कर रहे हैं वो लोग, हाँ जी, कि जो वो जो फूल था उसका जो परागकण थे उसको हटाया गया कि भाई वहां पे क्या ना हो, स्वयं परागण ना हो। जबकि बैगिंग में क्या, अच्छा बैगिंग में क्या करते हैं कि फूल को पूरा बंद कर देते हैं।
ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, पराग स्त्री केसर संकर्षण। क्या है? पराग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, फटाफट से। बेटा मैं वापस बोल रही हूं कि रिवीजन चल रहा है। ठीक, पराग स्त्री केसर से क्या समझ आया कि भाई परागकण आया। आप सोचो क्या कि भाई ये हमारा वर्तिकाग्र जो था, इस स्ट्रक्चर को समझ लो पूरा बढ़िया करके, है ना। ये बहुत पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है। इसमें ये परागकण जब यहां पर आया, तो जब ये आएगा तो अगर हम बात करें तो भाई ये भी तो देखा जाएगा क्या वो वहां पे परागण होने के लिए सही परागकण है या नहीं। तो परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागकण का क्या करता है, यानी कि भाई परागण तो हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि जो परागकण यहाँ पर आया है कि वो जो परागकण होगा क्या वो सही परागकण आया है, क्या वहां पे परागण की क्रिया होगी भी या नहीं होगी, क्या उसी जाति का आया, ये भी तो देखा जाता है ना। अगर गलत आ गया तो क्या वहां पे परागण होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ये जो वर्तिकाग्र होता है, स्त्री केसर का जो पार्ट है, इसमें बेटा इतनी क्षमता होती है कि ये किसका, इस पराग का पहचान कर सके कि हाँ भाई ये सही आया है और अब यहाँ पे क्या करना है, परागण करना है। ठीक, अब जब परागकण यहाँ पर आता है, हमने देखा था क्या कि जो परागकण आता है एक उसमें क्या था भाई, हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था जनन छिद्र, वहां पे छोटा सा पार्ट था जनन छिद्र जिसको कहा था, है ना। तो वहां से इस परागकण में से क्या निकलती है, उस जनन छिद्र से ही एक पराग नलिका निकलती है, और इस पराग नलिका से ही क्या आता है, नर युग्मक। और नर युग्मक कैसे बन रहा था वो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जब परागकण जब स्त्री केसर के इस वर्तिकाग्र वाले भाग को लगता है कि भाई सही परागकण आया है, तो ये क्या करता है भाई, परागकण वहां पे उस जो परागकण था वहां से निकलती है कौन, पराग नलिका, और वो धीरे 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 कहां पर, बीजांड में क्या करती है, प्रवेश करना स्टार्ट करती है। ठीक, अब ये बात आती कि यहीं से क्यों जाता है, इधर से क्यों नहीं गया मैम, इधर से क्यों नहीं गया, है ना। तो एक रसायन मिलता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये यहां से गुजरता है और बीजांड में क्या करता है, प्रवेश करता है। क्लियर है। और याद रखना कि भाई अगर यहाँ पे गलत वाला परागकण आएगा तो वर्तिका उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी वहां पे। ठीक है, वो वहां पे परागण की क्रिया होने नहीं देगी, ना वहां पे भाई पराग नलिका आएगी। ठीक, बिल्कुल अच्छे तरीके से फटाफट से नोट डाउन कर लो भैया इसको, हेडिंग डाल के जितने शॉर्ट में पॉइंट्स बताए हैं फटाफट से। क्लियर, ठीक, अब आगे बढ़े। चलिए, तो भाई यहां पे ये परागकण आया, पराग नलिका निकली, कहां पे, बीजांड में प्रवेश किया। तो पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के बाद बीजांड द्वार के माध्यम से क्या कर रही है, बीजांड में प्रवेश कर रही है। ठीक, और कहां पे भाई, जो एक तंतु में समुच्चय जो कोशिका थी, सॉरी तंतु में समुच्चय था उसके माध्यम से, ठीक, वहां यानी कि माध्यम से किसमें, एक सहायक कोशिका में क्या करते हैं, प्रवेश करते। सहायक कोशिका कौन सी थी, जो दो साइडों में थी ना भाई, हमने देखा था, अभी लिखवाया भी था मैंने कि दो साइडों में कोशिका है, एक बीच में है। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, अब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना। और सहायक कोशिका जो है वो बीजांड द्वार के हिस्से पर जो उपस्थित, कहां, बीजांड द्वार कहां था, एक बार डायग्राम पे देख ले। चलिए, हाँ जी भाई, ये है बीजांड द्वार। क्लियर, तो यहां पर यानी कि भाई यहां पे इसके अंदर तो पूरी हो चुकी है, कोशिकाएं बन चुकी हैं, कुछ यहाँ थी कुछ यहाँ थी, यहीं पे सहायक कोशिकाएं भी थी, यहाँ पर एक दूसरी आपकी क्या थी भाई, सारी कोशिकाएं यहीं पर थी। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ आपका कि भाई यानी कि जब आपका
जो सहायक कोशिकाएं, क्या होता है कि सहायक कोशिका के आपके बीजांड द्वारी हिस्से पर उपस्थित कौन सी भाई, यहाँ पर तंतु रूप समुच्चय, ठीक है, पराग नलिका को क्या करते हैं, एक दिशा बताते हैं कि भाई वो पराग नलिका को एक दिशा बताई कि भाई उसको प्रवेश करना, वो प्रवेश करी। क्लियर। अब वर्तिकाग्र पर जो पराग होते हैं वो अवस्थित होने से लेकर कहां तक, बीजांड में किसका, पराग नलिका, परागकण आया था देन पराग नलिका, तो वहां तक प्रवेश होने की जो घटना होती है वो पूरी की पूरी किसमें जाती है हमारे भाई, वो हमारी जाती है किसके अंदर, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के अंदर। क्लियर है। तेजी के साथ नोट डाउन कर लो जितने लाइंस मैंने बोली हैं फटाफट से यार। क्लियर, ठीक, क्लियर है भाई। इतनी लेट आए हो क्लास में तुम तो हैं, इतनी लेट, कितना 1 घंटा 11 मिनट की क्लास के बाद तुम बोल रहे हो कि मैम 1 घंटे का कैसा मजा आएगा भाई। टाइम क्या है क्लास का, टाइम जो है क्लास का भाई वो है आपका 5 PM। ठीक, नेक्स्ट यहां पर आता है आपका दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, अब भाई वहां पे नर युग्मक मादा युग्मक के पास तो चला ही जाएगा, निषेचन हो जाएगा क्योंकि निषेचन है क्या, नर और मादा युग्मक का संलयन। दोहरा निषेचन क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है कि भाई क्या है, दोहरे का मतलब दो, यानी कि 2 बार निषेचन होगा। ठीक, तो एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के बाद होता क्या है कि जो पराग नलिका थी, ठीक है, पराग नलिका द्वारा क्या होता है, सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक, याद करो कितने, अब मैंने पढ़ाया था कि 60% प्लांट्स में कितना द्विकोशिकीय, 40% 3 कोशिकीय, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात जो आपकी पराग नलिका उसके द्वारा सहायक कोशिका, जो कि ये जो कोशिका थी उसके इधर जो कोशिकाएं थी, ठीक है, उन कोशिकाओं के जीवद्रव्य में 2 नर युग्मक क्या करते हैं, अब मुक्त कर दिए जाते हैं। अब एक जो यानी कि एक नर युग्मक किसमें, अंड कोशिका की ओर क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, और केंद्र के साथ क्या हो जाता है भाई, वहां पे संगलित हो जाता है यानी कि जुड़ जाता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, युग्मक संलयन कह देते हैं कि भाई क्या हो गया, युग्मक संलयन हो गया। तो फटाफट से एक लाइन लिखनी है, बिकॉज अगर मैं सारी लाइन सब यहाँ पे लिखूंगी तो आपका टाइम निकल जाएगा एंड जो चीजें हैं वो कवर नहीं हो पाएंगी। तो क्या है कि एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात जो पराग नलिका है, क्योंकि पराग नलिका से कौन आ रहे हैं, नर युग्मक आ रहे हैं, उसके द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में क्या होते हैं, 2 नर युग्मक जो होते हैं वो मुक्त कर देते हैं कि पहुंचा दिए जाते हैं, जिसमें एक नर युग्मक जो होता है वो कहाँ पे, अंड कोशिका जो है उसकी ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, और केंद्र के साथ संगलित हो जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हमने युग्मक संलयन कहा है। फटाफट से नोट डाउन। क्लियर है, ठीक। अब युग्मक मिल गए, यानी कि क्या हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, यानी कि उसके बाद क्या बना, अब वहां पे द्विगुणित कोशिका, कौन, युग्मनज। ठीक, अब युग्मनज बना। ठीक, अब जो दूसरा जो नर युग्मक है वो किसके साथ, केंद्रीय कोशिका के साथ क्या होता है, उसमें स्थित 2 ध्रुवीय जो न्यूक्ली होता है, यानी कि 2 ध्रुवीय न्यूक्ली, यानी कि जो केंद्र के। ठीक है, क्लियर है। इसकी ओर क्या करेगा, गति करेगा, और उनसे जुड़कर कितना हो जाएगा भाई, वहां पे वो 3 गुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहां पे जाकर वो 3 गुणित हो जाएगा। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि भाई आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बोल देते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्लियर है, ठीक, ठीक। और हमें पता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, आपका 3 अगुणित न्यूक्लियन केंद्रक मिले हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, ये क्या है, इसे हम त्रिसंलयन कह देते हैं। क्लियर,
क्लियर। और इस ये जो पूरी घटना हुई भाई यहाँ पे क्या हुआ, दोहरा निषेचन हुआ, ठीक है। और याद रखना दोहरा निषेचन किसमें, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या आता है, फूल, उन्हीं की खासियत है। क्लियर क्लियर। और ये जो युग्मनज है बेटा किसमें बनना स्टार्ट हो जाएगा, भ्रूण में बनना स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट से लिख लो कि आखिर प्राथमिक भ्रूणपोष आपका जो केंद्रक है वो होता क्या है। ठीक, जल्दी से। हो गया। देखो यार, जितने भी ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है कि भाई बुक बता दो, यार बुक आप उठाने जाओ ना, इतना सारा लिखा होता है कि आप उसे पढ़ ही नहीं सकते। एंड खुद से तो समझ में, मतलब ये मान लो कि खुद से समझने बैठे तो ना बंदा पागल हो जाए उसको पढ़ के, क्योंकि बुक में सिर्फ एक उन्होंने ऐसी लैंग्वेज बनाई हुई है कि अगर आप उस टॉपिक को पढ़ने जाओगे ना आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई इन्होंने लिखा हुआ क्या है, ये आपको पता ही नहीं लगेगा। तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलती कि भाई इस बुक से पढ़ लो जाके या फिर उस बुक से पढ़ लो। मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट आप 12th में हैं, आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, है ना। तो अपने नोट्स आपको खुद बनाने होते हैं, एंड आपके पास अपनी खुद की बुक होती है तो आप वर्ड्स को हाईलाइट भी कर लेते हो। काफी चीजें होती हैं जो आपको बुक से मिल जाती हैं, ठीक है। चंदन सिंह, जीवों में जनन वाला चैप्टर है, वहां पे बताया था जूसपोर क्या होता है। एक बार जाओ और इस चैप्टर को पढ़ो जरा जाके, है ना। जब आप लेक्चर मिस करेंगे तो यही क्वेश्चन होंगे। बेटा फिजिक्स की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, डोंट वरी, ठीक है, क्लियर। अब आती है यहाँ पे कौन सी बात, निषेचन पश्च घटनाएं, कि भाई निषेचन तो हो गया मैम, बाद में क्या होगा वहां पे। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अंडाशय जो होता है वो किसमें, फल में बदलता है, और बीजांड जो है वो किसका, बीज का कठोर आवरण बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो आपके पार्ट्स बचे हुए हैं कौन कौन से बचे हैं, बीज क्या है, अंडाशय फल में बदला, ठीक है, ये सब पार्ट्स, ठीक है। तो जितने भी जैसे भाग हैं भाई, अगर हम बात करें जैसे निषेचन होता है तो निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। मैम प्लीज वीक में एक क्लास और एक कर दीजिए। बेटा मैं पूरा ट्राई करूंगी, अगर हो जाती है तो क्लास आपकी, ठीक है। एंड अभी फिलहाल के लिए आपकी जो क्लास है वो अभी 3 दिन ही चल रही है, मंडे ट्यूसडे, आपकी फ्राइडे बल्कि मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है, तो टेंशन की नीड नहीं होनी चाहिए, है ना। बट डोंट वरी, आने वाले टाइम में आपकी और भी क्लासेस लग जाएंगी, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमें करनी है, अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है यार, अभी तो बहुत पढ़ना भी है। अभी क्या पता शायद हमने वन शॉट करते करते बीच में कुछ पार्ट छोड़े हो, है ना, तो वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में करेंगे। तो जितने कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस जो हैं, जो हमें पता है कि भाई वो क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएंगी, तो उनको हम वहीं पर पढ़ेंगे। और मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कोर्स चाहिए, लाइक आपको पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ना है कि आखिर मैम L1 दो, L2 दो, मैम पूरा डिटेल में बढ़ा दोगे एक टॉपिक को, तो आप डाउटनट का कोई भी वीआईपी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 12th का। आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिया हुआ है 0124715850, तो आप हमें इस पे कॉल कर सकते हैं एंड अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लीजिए फटाफट से ज्वाइन, ओके। अभी मैं सीधा बोल रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग से क्लास जब से आपकी शुरू हुई है मैं यही बोल रही हूँ कि रिवीजन चल रहा है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग से आपको भले ही पूरा टॉपिक ना पढ़ा, बट इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ एंड पढ़ा भी रही हूँ। तो जितने भी आपके जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो तो मैं सारे कवर करा रही हूँ, और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी, तो बिल्कुल मैं करवाऊंगी ही करवाऊंगी आपको यार क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये तो मत ही सोचना कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि अभी एक बार हमारे लिए जरूरत, जब हमारे पास बेटा सारे चैप्टर हो जाते हैं ना, तो एक बार जान तो लो कहानी क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि आपके पास बेटा एक स्टोरी, आपने एक स्टोरी सुनी है, अब स्टोरी तो हम लोगों ने सुन ली, तभी तो आप बता पाओगे कि अच्छा ये कैरेक्टर था, यानी कि ये कौन था, ये उसका पिता था, ये उसकी माता थी, ये सब। स्टोरी नहीं सुनी, कोई पूछा ये कौन था, आप तो कैसे बताओगे। तो उसके लिए जरूरी होता है चैप्टर्स को पढ़ना, एंड चैप्टर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं, अदर बोर्ड्स में भी आते हैं, बट हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे नहीं, हमें शॉर्ट एंड लॉन्ग पे भी ध्यान देना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के, उनको लगता है सिर्फ पास होना है, वो थिंकिंग बना के एग्जाम में मत जाना,
ठीक है, स्पेशली अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं एंड 12th में अच्छा खासा टॉप करो। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं ट्राई करो कि 12th करते करते अपना तुम नीट का एग्जाम क्लियर कर दो। ठीक है, तुम्हारा साल बच जाए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ठीक है 1 साल बचा लेते हैं, कुछ फायदा नहीं हो। 1 साल नहीं बचाना भैया, क्यों वेस्ट कर रहे हो 1 साल को, बहुत होता है टाइम। ठीक है, चलिए मैंने बोला अंडाशय जो होता है वो फल का रूप ले लेता है और बीजांड बीज में क्या हो जाता है भाई, बीज का कठोर आवरण बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब ऐसा होता है कि भाई हमने बोला कि निषेचन के बाद नॉर्मली अंडाशय फल का रूप ले लेता है, लेकिन एक टर्म आता है आपका कौन सा वाला, आभासी फल वाला। तो आभासी अगर हम फल की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रजातियां ऐसी हो जाती हैं कि भाई जैसे आपका सेब हो गया है ना, आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, अखरोट हो गया, इनमें जो फल है उनकी रचना के लिए जो आपका पुष्पासन होता है जिसमें पुष्प का सारा के सारे भाग होते हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ऐसे फलों को हम आभासी या मिथ्या फल भी कह देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, आभासी या मिथ्या फल भी कह देते हैं। बेटा कुछ में से हटा है, कुछ में आ रहा है, कुछ बोर्ड्स में चैप्टर याद रखिएगा। जब आप पढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर बोर्ड का बच्चा नहीं है, अब बहुत सारे अदर बोर्ड्स के बच्चे होते हैं, शायद आपके बोर्ड में वो चैप्टर नहीं आ रहा है। जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको देखकर पढ़ाया जाता है और सारे चैप्टर्स को कवर कराया जाता है। आपके बोर्ड में अगर वो चैप्टर आ रहा है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अगर आपके बोर्ड में वो चैप्टर नहीं आ रहा मत पढ़िए। बट मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जीवों में जनन बेसिक है, अगर वो चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आगे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आभासी फल क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो अंडाशय होता है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल क्या होता है कि निषेचन क्रिया के बाद अंडाशय फल में बदलता है, बट कुछ प्रजातियां ऐसी है जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, इनमें फल की रचना में पुष्पासन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि आपका जो पुष्पासन होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी करता है और ऐसे फलों को हम आभासी फल कह देते हैं। लेकिन बहुत सारे अधिकतर फल ऐसे ही हैं जिनमें अंडाशय यानी कि जो अंडाशय से ही विकसित होते हैं उन्हें हम कह देते हैं क्या, वास्तविक फल। यानी कि जो अंडाशय से ही विकसित हो वो कौन से फल हैं, वास्तविक फल हैं। और जहां पर यानी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं कि जिनमें पुष्पासन भी क्या करता है, आपका भाग लेता है। ठीक है, तो यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका, भाग ही नहीं ले बल्कि महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है, ऐसे को हम बोलते हैं आभासी फल। ठीक है, अब एक पार्ट आता है आपका क्या, अनिषेक जनित फल। ठीक है, अनिषेक जनित फल ये क्या होता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं, ठीक है, यानी कि जो फल बनता है कब बनता है, निषेचन क्रिया के बाद बनता है। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनमें क्या होता है कि बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। क्या होते हैं, बिना निषेचन के फल विकसित, ठीक है, होते हैं। क्लियर, जिनमें क्या हो रहे हैं, बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं और ऐसे फलों को हम लोग क्या कह देते हैं, ऐसे फलों को हम लोग बोल देते हैं अनिषेक जनित फल। इसका एक एग्जांपल की बात करें जैसे केला। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। नॉर्मली होता क्या है कि जो अनिषेक जन यानी कि अनिषेक फलन के दौरान अनिषेक जनित जो फल होते हैं, यानी कि अनिषेक फलन के दौरान क्या होता है कि इनको बड़ा होने के लिए, इनको वृद्धि करने के लिए जो पादप हार्मोन्स होते हैं, है ना, यानी कि इनको वृद्धि करने के लिए आपके जो हार्मोन्स हैं यानी कि उनका यूज किया जाता है, प्रेरित किया जाता है वृद्धि के लिए। और याद रखना कि इस प्रकार के जो फल है यानी कि भाई वो कैसे होते हैं, वो बीज रहित होते हैं, ये पॉइंट याद रखना बस। ठीक है, कि जब बिना निषेचन के फल हो तो वो कौन सा है, आपका अनिषेक जनित फल है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया केला, और ऐसों में वृद्धि के लिए, ठीक है, ऐसों में क्या, वृद्धि के लिए हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। और प्लस साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाते हैं आपके बेटा कि ऐसे जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके बीज रहित होते हैं। फटाफट से, जल्दी से
नोट डाउन कर लो यार फटाफट, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल लास्ट पार्ट पर आ रहे हैं। हमने मोस्टली सारे टॉपिक्स चैप्टर के जो मेन थे वो हमने कवर कर लिए हैं, है ना। अब बिल्कुल बस खत्म है। मैंने पहले बोला कि रिवीजन चल रहा है एंड एक एक टॉपिक को हम L1 L2 करके नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिवाइज करें सारे चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं। एक बार हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं। बिल्कुल लास्ट यहाँ पर अब आ जाता है क्या, आपका असंग जनन। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आ जाओ और याद रखना कुछ इसके बहुत छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में करवाऊंगी, वो क्योंकि वो वहीं पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। असंग जनन क्या होता है बताओ। अगर हम बात करें नॉर्मली बीज जैसे निषेचन होता है तो भाई अंडाशय फल बनता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि भाई पुष्पाशय ने आभासी और हमने वास्तविक फल देखा, ठीक है। अब बीज कब बनता है, वो भी निषेचन के बाद ही बनता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे आपका हम बात करें यानी कि कुछ पादप और घास जो होते हैं, ठीक है, एस्ट्रेसिया हो गया जैसे आपका, तो वो क्या करते हैं यानी कि, और घास कुछ ऐसी जो बिना यानी कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसको यानी कि उसको हम क्या बोल देते हैं, असंग जनन कह देते हैं, ठीक है। तो असंग जनन जो है ये क्या है, तो सिंपल सी बात, असंग जनन क्या हो जाता है कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया, ठीक है, वो यानी कि वो जो प्रक्रिया है वो क्या है, क्या है, सिंपल सी बात, असंग जनन हो जाती है। क्लियर है? हाँ जी, ठीक। और बिल्कुल लास्ट जो कि है आपका बहुभ्रूणता, ठीक, क्या है, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या हो जाता है कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति हो, क्या हो, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति हो तो ऐसी कंडीशन को हम बोल देते हैं क्या, बहुभ्रूणता। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहां पे हो गया भैया हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक। तो आपका पूरा का पूरा भाई चैप्टर हो गया है कंप्लीट एंड अब बस यहीं पे कर देते हैं इसको खत्म। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा वो होगा अब दिवाली के बाद एंड कल है धनतेरस, तो सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। अच्छे से दिवाली को एंजॉय करना, अच्छे से मनाना, सेफ दिवाली मनाना, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं तो प्लीज थोड़ा ध्यान से, है ना। चलिए तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार बता दो फटाफट से। पूरा चैप्टर हम लोगों ने एक बार अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लिया है, पूरा रिवाइज कर दिया है। और मैंने कुछ बोला है कि कुछ अगर पार्ट रह जाते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स रहे होंगे वो मैं आपको कवर कराऊंगी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वरना हमने पूरा कवर कर लिया है, वैसे कुछ छोटा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा एक न्यू चैप्टर एंड मैंने बोला है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। क्लियर। और जिसको अगर कोई पार्ट देखना है पूरी क्लास में, ना बेटा पूरी इसमें तो तुम बातें कर रहे थे, तुम्हें यही तो देख रही थी, पूरे तो तुम बातें कर रहे थे। अब जो टॉपिक पढ़ाया असंग जनन, तुम्हें वो समझ रहे कि मैम असंग जनन क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सही खेल रहे हो तुम। तो क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो। अभी बताया है, क्लास को वापस देख लेना, समझ आ जाएगा असंग जनन क्या होता है। जस्ट अभी बताया है ना, है ना। अभी तो बातें कर रहे थे, तुम्हें तो पूरी क्लास में बातें कर रहा था ये लड़का, और अभी से पूछना है क्या होता है। तो बिना डांट खाए, ठीक है। चलो क्लास को खत्म करते हैं अब एंड हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। अच्छे से फेस्टिवल को मनाना एंड नेक्स्ट जब भी मिलेंगे नेक्स्ट वीक, वैसे अब क्लास होगी नेक्स्ट फ्राइडे ही होगी आपकी, तो इसमें पूरा एक न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका जो चैप्टर होगा उसको उस क्लास में ट्राई करेंगे कि वन शॉट में ही पूरी, यानी कि एक क्लास में ही उस चैप्टर को कंप्लीट कर दें एंड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगे। और जिन बच्चों के पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, बस जितना बता रही हूँ उतना अच्छे से करते चलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।